दोस्तों आज की डेट में धरती के चाहे आप लोग किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो, आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें बड़ी फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगी कि कहीं पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो कहीं पर एवलांच देखने को मिलेगा, कहीं पर आप लोगों को नॉर्मली बाढ़ आती हुई नजर आएगी। तो ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को आज के दिन में हर जगह देखने को मिलेंगे। तो ये जो इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है, मैंने बोला ना, भी चाहे आप लोग कोच्चि में हो इंडिया के अंदर, टोरंटो में हो कनाडा के अंदर, लागोस में हो नाइजीरिया के अंदर, फ्लोरिडा में हो, चाहे आप लोग री डी जनेरियो ब्राजील के अंदर हो, हर जगह ये आप लोगों को सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो आखिर ये ऐसी सिचुएशन आज के डेट में क्रिएट क्यों हो गई है, आप लोगों को इतनी क्रिटिकल जो इन्वायरमेंट का जो फेज ये क्यों फेस करना पड़ रहा है, तो इसके पीछे आखिर क्या कहानी है, कौन इसके ऊपर रिसर्च करता है, कौन यहां पर ये सारी चीजें आप लोगों के सामने लेकर आता है, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। ये क्लाइमेटिक रिफ्यूजी क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो रिपोर्ट है इसका अभी यहां पर जो छठा संस्करण है उसका पहला मॉड्यूल अभी प्रस्तुत किया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे और भी तमाम मुद्दे कि कैसे हम लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें रहना काफी ज्यादा जरूरी है। वरना ये सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहीं बाढ़ है तो कहीं आप लोगों को इस तरीके से जो मतलब तूफान देखने को मिलेंगे बर्फ के, कहीं आप लोगों को यहाँ पर ग्लेशियर पिघलते हुए नजर आएंगे। और इस तरीके से अगर कोई भी चीजें होंगी तो वो कितना ह्यूज इंपैक्ट डालती है, चाहे कोई धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो जरूरी है कि इन चीजों को हम लोग सुधारें। आखिर कई बार बात की जा रही है टेम्परेचर को लेकर कि टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों करना है, इसके चलते क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा। आखिर ये आर्टिकल क्यों आया है, क्यों हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। तो ये कहने का मतलब ये कि काफी नॉलेज से भरा हुआ आप लोग का ये डिस्कशन होने वाला है। अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीजें आप लोग हर जगह यूज कर सकते हैं। इवन आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, आंसर राइटिंग में आप लोग यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग का प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के साथ साथ में आप लोग किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज और इन सब मुद्दों को लेकर, तो वहां भी आप लोग अच्छे से इस डिस्कशन को आगे लेकर चल सकते हो। तो काफी कुछ हम लोग यहाँ पर जानेंगे, काफी शानदार और काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं आखिर ये न्यूज में किस लिए है। अभी रिसेंटली यहां पर आईपीसीसी, इसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा अभी छठा अपना जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किया गया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट बैठते हैं यहाँ पर, अपनी अपनी बातें रखते हैं, क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो उसके बाद में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो क्या ये यहाँ पर पहली रिपोर्ट है, इससे पहले कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर आप लोगों को मैं मोटे मोटे तौर पर दिखाना चाहूं तो आप लोग देख पाएंगे, पहली जो रिपोर्ट थी इसकी वो 1990 में देखने को मिली थी। फिर उसके साथ में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई, यानी कि लगा कि एक और रिपोर्ट आनी चाहिए जिससे कि कुछ चीजें छूट गई या फिर और ज्यादा चेंज हो गया, तो उसको सप्लीमेंट्री रिपोर्ट के तौर पर 1992 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट जो यहां पर चीजें देखने को मिली वो है 1995 में, तीसरी जो रिपोर्ट आई वो है 2001 में, चौथी जो रिपोर्ट आई वो है 2007 में, पांचवी जो रिपोर्ट आई वो है 2014 में, और अभी छठी रिपोर्ट आनी है 2022 में। पर लेकिन अभी उसका पहला संस्करण प्रस्तुत कर दिया गया है इनके द्वारा, ताकि जो चीजें हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि आप लोगों को याद होगा यूके के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 होने वाली है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 26 होगी उसको बेसिकली ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसा मौका है, उसके चलते हम लोग जो अगली रिपोर्ट लेकर आएंगे तब तक थोड़ी चीजें सुधर जाएं। और टेम्परेचर जिस हद तक चेंज हो रहा है, जिस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिल रहा है पृथ्वी के ऊपर, आप लोगों को कई सारी बाढ़ देखने को मिली अपने ही देश के अंदर। अगर आप लोग देख लो, आप लोग कभी बिहार में बाढ़ देखने को मिल रही है, कभी केरला के अंदर देखने को मिल रही है, कभी मुंबई के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी कई सारे एरिया में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। तो पूरा एनालिसिस इसके द्वारा किया जाता है, रिपोर्ट के द्वारा, और फिर चीजें प्रस्तुत की जाती है। तो कोई डायरेक्ट आप लोगों से बोलने लगे कि यार ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो ये 6 नंबर की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। इसी के साथ में कई सारी स्पेशल रिपोर्ट भी आती है, जैसे कि एमिशन को किस तरीके से चल रही है चीजें, तो उसको देखा जाता है। तो इससे रिलेटेड यहां पर ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी, ये 2000 में आई थी। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें, ये 2012 में आई थी। एक्सट्रीम इवेंट, कई बार डिजास्टर कई सारे देखने को मिलते हैं, ये भी 2012 में। ग्लोबल वार्मिंग को बोला गया कि 1.5 डिग्री से ज्यादा अगर हुआ तो कंडीशन खराब हो जाएगी, तो ये 2018 में आई। तो इसी तरीके से लैंड, जो इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज और लैंड के बारे में बात करें 2019 में, ओशन और इसी के साथ में क्रायोस्फीयर से रिलेटेड यहां पर जो ये रिपोर्ट आई 2019 में। तो इसका मतलब ये कि टाइम टू टाइम यहां पर ये एनालिसिस करते रहते हैं और आप लोगों के सामने रिपोर्ट लेकर आते हैं, ताकि प्रॉब्लम को आप लोग समझ सको। ये बेसिकली होता क्या है, जब कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो कम से कम हम लोग जैसे जो कभी इस चीजों के बारे में बातें नहीं करते हैं, एक नॉर्मल जनता जो होती है वो भी इनके बारे में बात करते हैं। अब मैंने इसको पढ़ा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग सुनोगे तो किसी और को बताओगे कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा चीजों को सुधारना चाहिए। तो जब लोग इनके बारे में डिबेट डिस्कशन करने लगते हैं ना, तो फिर ये चीजें
जनता के माइंड में फिक्स होने लगती है कि हाँ यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं, इन चीजों के ऊपर फोकस तो देना चाहिए कि हाँ वरना दिक्कत होगी यार आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो अगर हम लोग इस तरीके से कंसर्न होने लगेंगे तो हम लोग जो हरकतें कर रहे हैं उसके ऊपर हम हमारे जो एक तरीके से जो हम चीजें कर रहे हैं, डे बाय डे की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको लेकर हम थोड़े से कंसर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं यार ऐसा नहीं है, एसी को इस तरीके से यूज करते हैं, ऐसा यार घर से बाहर जाएंगे तो सारे स्विच ऑफ करके जाएंगे, पानी की टंकी जो है यार उसको देखेंगे ढंग से कहीं लीक तो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझने लगेंगे, ठीक है, हम लोग एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने लगेंगे। ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2007 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला इसको। जब नोबेल पीस प्राइज मिला तो एल गोर, ये 45वें वाइस प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, 1993 से लेके 2001 तक का, इनके साथ में मिलकर यहां पर इस रिपोर्ट को नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है यहां पर ये, जब ये कोई भी ऐसी रिसर्च स्टडी कर लेकर सामने आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर, टाइम जो है बोला जा रहा है कि रनिंग आउट हो रहा है एक तरीके से, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, तो बोला यह जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आप लोगों को यहां पर टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एरा के टाइम से रखना है। अब आप लोगों को ये शब्द कई बार सुनने को मिलता है कि यार ये प्री इंडस्ट्रियल एरा क्या है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूं, देखिए पहले आप लोगों ने देखा होगा जैसे गांधी जी भी थे या फिर कोई भी लोग चरखा चलाया करते थे, उससे अपना कपड़े बनाया करते थे, बुना करते थे चीजों को। आप लोगों ने देखा होगा घर में गांव में चारपाई बुना करते थे हाथों से, वो सारी चीजें चलती थी। पर लेकिन आज के डेट में मैक्सिमम चीजें जो है वो मशीन से होने लगी हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करें तो जब से चीजें मशीन से होना स्टार्ट हो गई तब से काफी सारी फैक्ट्री बनना स्टार्ट हो गई। कभी आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली आज के डेट में अगर बात करें तो हर जगह पर आप लोग कोई ना कोई फैक्ट्री देखने को मिल जाएगी। सिटी के आसपास में जो बड़ी बड़ी सिटी है इवन वहां से तो हटा भी रहे हैं उनको, यार सिटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने एनसीआर वाले रीजन में खासकर दिल्ली के अंदर से सारी फैक्ट्री आउट कर दी, तो आसपास वाले रीजन में पहुंचा दी, जैसे कि गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया। तो इस तरीके से यहां से सारी फैक्ट्री निकालकर फेंकी गई ताकि यहां पर दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं वहां पर दिक्कत नहीं देखने को मिले, क्योंकि दुनिया भर की चीजें दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए वहां से उनको डाइल्यूट किया गया, अलग अलग किया गया। तो इस तरीके से फैक्ट्री वगैरह जो होती है उनकी वजह से जो इंपैक्ट पड़ता है, टेम्परेचर जो बढ़ता है, तो उसी को बात की जाती है कि जो पीरियड रहा 1760 से यहां पर 1820 बोलते हैं और कुछ लोग 1840 बोलते हैं। तो ये है इंडस्ट्रियल टाइम, जब यहां पर पहले एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा भाप के इंजन आए, फिर फैक्ट्री स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई। पहले हाथों से कपड़े बुनते थे, अब मशीनों से कपड़े बुनने लगे। तो जो काम काफी लो लेवल पर होता था वो काम काफी हाई लेवल पर होना स्टार्ट हो गया। पर लेकिन इन सब में एनर्जी लग रही थी, इन सब में आप लोगों को देखने को मिलेगा सड़कों पर गाड़ी चलना स्टार्ट हो गई, तो उनसे जो वैक्यूलर पोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से इंपैक्ट देखने को मिलने लगा। तो आज की डेट में कंडीशन जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो गई कि अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो दुनिया भर में लोग इसके बारे में बात करते हुए नजर आएंगे, यार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो ग्लेशियर पिघल रहे हो तो क्या ये कोई बड़ी बात है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है। अगर इस तरीके से ग्लेशियर पिघलते रहो, टेम्परेचर बढ़ता रहा, तो ये काफी ह्यूज लेवल पर ये ग्लेशियर अगर पिघल जाएंगे तो सोचिए ग्लेशियर का पानी पिघल कर जाएगा कहां? अगर इस तरीके से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आप लोग देखने को मिलेगा इस तरीके से जो ये बर्फ के टुकड़े टूट टूट कर पिघल रहे हैं, तो ये पानी बन रहे हैं। और ये पानी कहां पर जा रहा है? फिर ये पानी इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बहकर भी आ रहे हैं टूट टूट कर, तो ये ओशन में जाकर मिल रहे हैं। और जहां जहां पर भी ये ओशन में जाकर मिलेंगे वहां पर आप लोगों को फिर बाढ़ देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि ओशन का जो लेवल है वो ऊपर हो गया, और जैसे ही ओशन का लेवल ऊपर होगा तो जो भी कोस्टल एरिया है, अपनी कंट्री को भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्टल एरिया को टच करते हैं। अब इन 9 राज्यों के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहां पर भी पानी का लेवल बढ़ रहा है। हमारा अंडमान निकोबार हो गया, इस तरीके से देख सकते हैं, अपना लक्षद्वीप हो गया आइलैंड, इंडोनेशिया के आइलैंड वगैरह हो गए, यूरोप के बहुत सारे आइलैंड, इवन ये माना जा रहा है कि अगर इसी स्पीड से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो लंदन भी डूबता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। तो ये इस हद तक चीजें जो है वो बर्बाद हो चुकी है, तो इनके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर अभी इनको नहीं सुधारा गया तो ये जो रिपोर्ट होती है ये एक तरीके से चेतावनी देने वाली होती है कि यार ये चीजें सुधार लो। तो इसका जो रिपोर्ट का टाइटल है इसने भी यही बातें बोली है कि क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल, जो एक तरीके से जो साइंस है वो बेसिस पर यहाँ पर ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि फालतू में बातें बोलते हैं, ठीक है। तो ये साइंस के बेस पर ये फैक्ट रखते हैं, ठीक है। तो द क्लाइमेट यहाँ पर बात की जा रही है, टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है। तो इसके बेस पर बात करें तो ये फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो छठी असेसमेंट रिपोर्ट है उसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मली यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि ये फर्स्ट पार्ट है, अभी 2 पार्ट और रिलीज किए जाएंगे, तो रिमेनिंग जो बचे हुए 2 पार्ट हैं वो 2022 में आएंगे। टारगेट ये रखा जा रहा है कि नेट जीरो होना चाहिए ग्लोबल, जो एक तरीके से लेवल पर ग्लोबल नेट जीरो 2050 तक। ये ही एक तरीका है कि हम लोग चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अगर इंडस्ट्री जब उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियल
एरा के टाइम पर टेम्परेचर होता था, उससे अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। वो दिक्कत के बारे में बात करेंगे। समझने के लिए अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इंडस्ट्रियल टाइम पर जो टेम्परेचर था, मान लीजिए वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं क्योंकि यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस था उस टाइम पर, ठीक है। तो 20 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए 1.5 उसमें ऐड कर दिया तो 21.5 हो गया। अगर इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर खतरनाक चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, फिर बर्फ पिघलेंगे और ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोगों को चीजें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे देखना हमारी कंट्री में पहले आप लोगों ने देखा होगा टारगेट रखा गया 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी का 175 गीगावाट तक हम लोग अचीव कर रहे हैं, पर लेकिन आज की डेट में हम लोगों ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया इसको। कितना कर दिया, 450 कर दिया। कब तक का किया, ये 2030 तक का कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो की जा रही है यहाँ पर, तो ये इसीलिए की जा रही है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल रखा जा सके। हाइड्रोजन के ऊपर बात करें, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा 15 अगस्त को जो स्पीच दी गई है उसमें उनके द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया। क्या है उसके पीछे रीजन, यही तो है उसके पीछे रीजन कि खासकर हम आज की डेट में वैक्यूलर पोल्यूशन को भी कम कर सके और दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी कम आप लोगों को देखने को मिले। तो ये इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने बोला कि 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं तो ही चीजें हो पाएगी। तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा। क्यों, रीजन ये बोला जा रहा है कि नवंबर के महीने में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी यहां पर 2021 में, तो उसको ध्यान रखते हुए चीजें हम लोग आगे लेकर चल पाएंगे, वहां पर डिस्कस कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, अच्छा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो थी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के टाइम पर कौन सी थी, जब बताइए 2015 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था। अब यहां पर 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है यहां पर, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर थोड़ी सी और मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, बेसिकली ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है यहां पर, इसमें 3 ग्रुप में साइंटिस्ट को डिवाइड किया गया है। अभी पहले वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है, तो वर्किंग ग्रुप फर्स्ट की रिपोर्ट आई है, ये डील करती है कि साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बात करेगी। दूसरी जो रिपोर्ट है यहां पर, ये बात करेगी क्या इंपैक्ट है यहां पर, क्या वनरेबिलिटी हो रही है और क्या एडेप्शन इशू होने चाहिए, उसके बारे में बात करेगी। तीसरी आएगी कि डील करेगी क्या क्या एक्शन लेकर चीजों को कम्बैक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट जो चेंज को, यानी कि किस तरीके से हम लोग सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेगी। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है तो इसके बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं कि एक तो सबसे पहले अगर बात करें कि एवरेज सरफेस टेम्परेचर, तो यानी कि एक तरीके से टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बोला ना कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो बहुत सारे ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। धरती पर जो कई सारी फसल होती है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में कुछ और खेती करते हैं, साउथ इंडिया में कुछ और खेती करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, जमीन की क्वालिटी और पानी की रिक्वायरमेंट कैसी है उसके बेस पर खेतियां उगाई जाती है वहां पर। तो इसके चलते अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो जो नॉर्मल खेती हम लोग एक लोकल एरिया में उगा रहे हैं वो नॉर्मल खेती हम लोग यूज करते हुए नहीं नजर आएंगे, उसमें आप लोग कोई ना कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो उसके चलते टेम्परेचर जो है उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा बात की जा रही है यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा तो ये एक तरीके से लूप होल बन जाता है, वहीं पर ही घूमती रहती है चीजें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकली। तो एक तरीके से ये एक तरीके से स्थिर तरीके से ये नहीं एक इंक्रीजिंग इफेक्ट चलता हुआ चला जाता है। इसकी वजह से और ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ज्यादा सी का लेवल बढ़ेगा, और ज्यादा कहीं पर बारिश बहुत ज्यादा और कहीं पर सूखा नजर आएगा, कहीं पर हीट जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, स्नो जो है पिघलते हुए, ग्लेशियर पिघलते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी बात करें तो स्पेसिफिकली हम लोग को इन चीजों के ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए आज के टाइम में खासकर। इसके पीछे रीजन क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे लोग जो हैं वो आप लोगों को पुअर नजर आएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे। और अभी रिसेंटली अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिस तरीके से अभी कोविड-19 आया उसने ये वनरेबिलिटी जो है और ज्यादा बढ़ा दी है, और ज्यादा लोग जो है वो इस दिक्कत में आने लगे हैं। तो इस सिचुएशन को भी यहां पर देखना पड़ेगा। नेट जीरो एमिशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों को बिल्कुल निकलने ही नहीं देना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप लोग 20 पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, 20 पेड़ काट रहे हो तो 20 पेड़ लगाओ भी, यानी कि एक तरीके से जितने पेड़ काट रहे हो उतने पेड़ लगाओ। तो नेट जीरो होना चाहिए। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग रिलीज कर रहे हो उतनी एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ और भी काम करो। यानी कि एक तरीके से मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी निकल गई, ठीक है, तो आप लोग काम कोशिश करो कि सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम करना स्टार्ट करो पैरेलल में, ठीक है, ताकि उसको सिंक किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरीके से पैटर्न आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई जा रही है। बाकी देखो ये अभी इसका ना एक पार्ट आया, ठीक है, आगे फिर इसके बारे में बात करेंगे और ज्यादा यहां पर जो चीजें सामने निकल कर आएगी, फिर और समझेंगे क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या चीजें, तो फिर और डिटेल में आप लोगों को चीजें यहां पर इसके बारे में देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988 में इसको बनाया गया था, तो 2018 में इसको पूरे 30 साल पूरे हो गए थे।
एक्टिव है, जनेवा में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हुई सिंह ली इसके आज के डेट में चेयरपर्सन आप लोगों को नजर आएंगे। तो जब पूछते हैं इससे कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, इसको बोलते हैं कि यार कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ कि कैसे हम लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तभी एक प्लान प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 4 साल में रिपोर्ट आएगी, 5 साल में रिपोर्ट आएगी, और नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि रिपोर्ट का ऐसा कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए रहता है ताकि जनता जो है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो कोई ऐसा इसमें सिनर्जी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है ताकि समझ सके कि क्या क्या इंपैक्ट और कहां कहां चीजें देखने को मिल रही हैं। ओके, तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों को इससे जरूर फायदा हुआ होगा। बाकी और भी कुछ डाउट हो तो जरूर बताएगा, और बाकी जो रेगुलर 2 वीडियो आती है करंट अफेयर की वो देखते रहिए, उनमें जो भी आर्टिकल आएगी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।